वेलकम बैक एवरीवन। अब जो अपनी स्ट्रैटेजीज बची हुई हैं इस चैप्टर के अंदर दे आर मेनली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेस दैट इज़ एचआर, लॉजिस्टिक्स एंड लॉजिस्टिक्स मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एंड उसके अलावा जो बचा हुआ है दैट इज़ योर प्रोडक्शन पॉलिसी। तो ये सब स्ट्रैटेजीज जो हैं आपकी बची हुई हैं इस चैप्टर के अंदर। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो अपन अब तक ख़त्म कर चुके हैं। अब जो अपन करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। सो ह्यूमन रिसोर्स की जब आप बात करते हो इट इज़ रिलेटेड टू द पीपल that are working in your entity, in your corporation, in your firm, in your company or whatever business you have। तो किन लोगों को आपको अपॉइंट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनसे काम कैसे करवाना है एंड किस तरीके से करवाना है सो दैट यू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। वो अपन को इस हेड के अंदर पढ़ना है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी कैसी होती है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकते हो। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो करंट और फ्यूचर यानी दोनों ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स जो हैं आपको पता चल जाती हैं अंडर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Human resource planning should serve as a link between the human resource management and the overall strategic plan of an organization। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज का इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज ओवरऑल स्ट्रैटेजिक प्लान को फॉलो नहीं करेंगे तब तक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। Aging workers population in the most Western countries and growing demands for qualified workers in developing economies have underscored the importance of an effective human resource planning. As identified by Beulah, as defined by Beulah and Scott, human resource planning is the process for ensuring that human resource requirements of an organization are identified and plans are made for satisfying those requirements। मतलब आपने आइडेंटिफाई भी कर ली है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, प्लस आपने जो है प्लान्स भी बना लिए हैं ताकि आप उन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाओ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयर ब्रांड, retention strategy, absence management strategy, flexibility strategy, that is talent management strategy, recruitment and selection strategy। तो एम्प्लॉयर ब्रांड का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपको एक एम्प्लॉयर ब्रांड बनाना है। जैसे कि बहुत फेमस अगर कंपनीज हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सी एस की ही बात करें तो कहा जाता है कि अगर आप बिग फोर में काम करो देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर जहाँ पर बिग फोर की बात आ जाती है तो जैसे डिलॉयट, के ये सब बिग फोर्स कहलाते हैं। तो इन्होंने अपना एक ब्रांड बना दिया है, एम्प्लॉयर ब्रांड है ये लोग, क्योंकि यहाँ पर काम करना एक प्रिविलेज माना जाता है। तो उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज की स्ट्रैटेजी के अंदर ये होता है कि आपको अपना एज एन एम्प्लॉयर ब्रांड बनाना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इस तरीके से डेवलप हो सकते हो कि लोग आपके पास खुद आके काम करना चाहें। Riley defined working planning as a process in which an organization attempts to estimate the demand for the labor and evaluate the size, nature, and sources of supply which will be required to meet the demand। मतलब रैली के हिसाब से इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी क्या है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि डिमांड कितनी है आपकी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज और कहाँ से उस डिमांड को फुलफ़िल करना है, कौन से सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से आपको उन डिमांड को फुलफ़िल करना है। ये सारा रैली ने डिफाइन किया था। दिस स्ट्रैटेजिक एचआर प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन साइकिल इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम बिलो। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स साइकिल कैसे होता है। यहाँ पर आप देखें, करंट वर्क का करंट स्टेट दिखा हुआ है कि आप अभी कहाँ हो, दिस इज़ योर प्रेजेंट, कि अभी आप कहाँ हो। एंड वर्क विजन वैल्यूज़ एंड कॉम्पिटेंसीज, ये है जहाँ आप होना चाहते हो, जो आपका विजन है यानी योर गोल। तो प्रेजेंट से गोल की सिचुएशन में जाने के लिए ये जो है इनके बीच में ये जो गैप आ गया, ये आता होता है आपका गैप एनालिसिस, और इसी को कवर करने के लिए होता है आपका स्ट्रैटेजिक एंड बिजनेस प्लान, राइट। अब गैप एनालिसिस में यहाँ इस गैप को कवर करने के लिए जो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए उनसे क्या रिलेटेड है, एचआर स्ट्रैटेजीज एंड प्लान। तो वो सब यहाँ पर डिफाइंड है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एचआर पॉलिसी को बनाना है। सो एचआर स्ट्रैटेजी एंड प्लान शुड इंक्लूड ऑल दीज डायमेंशंस जो यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्क डिज़ाइन, क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, career development and and succession management, rewards and recognitions, organizational development, HR planning, HR information management। तो ये सब
को जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा इन योर एचआर स्ट्रैटेजी। उसके बाद ही आप ऑनगोइंग इवैल्यूएशन कर सकते हो। मतलब एक बार आपने रिक्रूटमेंट कर ली, फिर अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपको उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है कि क्या वो आपके विजन और मिशन को अचीव करने में हेल्प कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो हाउ यू प्लान टू टीच देम और हाउ यू प्लान टू अलाइन देम। अगर कर रहे हैं देन हाउ यू प्लान टू मोटिवेट देम। Human resource planning is the ongoing process of systematic planning to achieve the best use of an organization's most valuable asset, that is the human resources. तो इसको mark करें that human resource planning is the ongoing process of systematic planning to achieve the best use of an organization's most valuable asset, that is the human resources. तो किसी भी organization का सबसे valuable asset क्या है? Human resources. The objective of human resource planning or the HR planning is टू इंश्योर द बेस्ट फिट बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द जॉब्स। मतलब जो जिस जॉब के लिए केपेबल है उनको वहीं पर ही अपॉइंट करना, वाइल अवॉइडिंग वर्क फोर्स शॉर्टेजेस और स्पेयर्स। मतलब ना शॉर्टेज होना चाहिए ना स्पेयर वर्क फोर्स होनी चाहिए। जो जिस जॉब के लिए एप्ट है, जो जिस जॉब के लिए सूटेबल है, उसको वही जॉब मिलनी चाहिए। द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ एच आर प्लानिंग प्रोसेस आर फोरकास्टिंग द लेबर डिमांड, नंबर वन। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी लेबर डिमांड है। एनालाइजिंग द प्रेजेंट लेबर सप्लाई, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी प्रेजेंट लेबर सप्लाई कितनी है। एंड बैलेंसिंग द प्रोजेक्टेड लेबर डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज़ द थर्ड। यानी दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जो गैप है, यानी अगर प्रेजेंट आपका जो लेबर सप्लाई है वो शॉर्टेज में है और आपकी डिमांड ज़्यादा है, तो ये जो गैप है इसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। और अगर आपकी डिमांड कम है और लेबर सप्लाई एक्सेस है, तो फिर आपको इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि कहाँ पर आप एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब आता है इम्प्लीमेंटिंग द एचआर स्ट्रैटेजी। तो एचआर स्ट्रैटेजी तो अब अपन ने बना ली, बट इसको लगाना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द एचआर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले असेसिंग द करंट एचआर कैपेसिटी। प्रेजेंट आपकी कैपेसिटी क्या है, पहले उसको देखो, उसको असेस करो। दिस इंक्लूड्स टेकिंग स्टॉक ऑफ स्किल्स ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं। टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट स्किल सेट ऑफ द कंपनी, कि हमारे पास जो प्रेजेंट स्किल सेट है वो कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, कोई स्किल्स मिसिंग तो नहीं है। दिस विल हेल्प इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर एच आर रिक्वायरमेंट्स, ताकि हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंटली हमारे पास क्या है और हमको क्या चाहिए। तो हमारा जो एच आर रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सी स्किल की ज़रूरत है। Forecasting the HR requirement. This step includes projecting what the HR needs for the future will be based on the strategic goals of the organization and assessment of total skill set of existing human resources. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस स्टेप इंक्लूड्स प्रोजेक्टिंग व्हाट द एचआर नीड्स फॉर द फ्यूचर विल बी बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड असेसमेंट ऑफ टोटल स्किल सेट ऑफ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी इस स्टेप के अंदर आप प्रोजेक्शन करोगे कि एचआर को क्या चाहिए, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स क्या है फ्यूचर की, स्ट्रैटेजिक गोल्स के हिसाब से, और उसी हिसाब से आप टोटल स्किल सेट को भी असेस करोगे। सम क्वेश्चन टू आस्क ड्यूरिंग दिस स्टेज आर द पोजिशंस टू बी फिल्ड इन द फ्यूचर पीरियड। यानी आगे आने वाली कौन सी पोजिशंस हैं, the number of staff that will be required to meet the strategic goals of the organization। क्या हमें और स्टाफ की ज़रूरत है या हमारे पास जो स्टाफ है वो सफिशेंट है। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्सेस इज गेटिंग द न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम नए ह्यूमन रिसोर्सेज लेकर आते हैं तो उससे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फोर्सेस हमारे ऊपर किस तरीके से काम करेंगे। तो बेसिकली ये तीन क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट यू हैव इज द गैप एनालिसिस। इन दिस स्टेज वन विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड द डिजायर्ड पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक नहीं होगा, ये स्ट्रैटेजी होगा। तो इन दिस स्टेज वन विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड द डिजायर्ड पोजीशन। यानी अभी आप कहाँ हो और कहाँ तक पहुँचना है। ड्यूरिंग दिस फेज यू शुड ऑल्सो रिव्यू योर करंट एच आर प्रैक्टिसेस। सो यू विल हैव टू रिव्यू योर करंट एच आर प्रैक्टिसेस एंड इफ दीज रिक्वायर एनी अमेंडमेंट्स। जो हमारी प्रेजेंट एच आर प्रैक्टिसेस हैं, क्या हमें उसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है क्या, तो ये भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। डेवलपिंग द एच आर स्ट्रैटेजीज टू सपोर्ट द स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें किस टाइप के एच आर स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना पड़ेगा। So, the five HR strategies which may be adopted to attain organizational goals are given here under.
Restructuring strategies. This includes reducing the staff, regrouping the tasks to create well designed jobs, and reorganizing the work groups to perform more efficiently. तो restructuring के अंदर आप जो एग्जिस्टिंग आपका प्रोफाइल है इंडस्ट्री का, और जिस प्रोफाइल में जो बंदा है, मतलब जो काम कर रहा है उसको रीस्ट्रक्चर करना, कोई एक्सेसिव स्टाफ है तो उसको रिड्यूस करना। रिस्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, एक्सेसिव स्टाफ को रिमूव करना, उनको कहीं और लगवाना, उनको एब्जॉर्ब करना प्रॉपर तरीके से, लोगों के टास्क को रीग्रुप करना ताकि उनकी स्किल सेट को प्रॉपरली एब्जॉर्ब किया जाए, जो जिस जॉब के लिए सूटेबल है उसको वो जॉब अलॉट करना और रीऑर्गेनाइज करना। तो ये आपका रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। ये है पहली स्ट्रैटेजी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप लोगों को ट्रेन करते हो कि क्या जॉब उनको दिया गया है और उनको कितनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कौन सी स्किल सेट है, कौन सी नहीं है, और क्या डेवलप कराना है, ये इस स्ट्रैटेजी के अंदर इंक्लूड होता है। सो दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग द करंट स्टाफ विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एनकम्पास द न्यू रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई नया काम भी है तो उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। देन यू हैव द रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज। इस चीज़ के अंदर क्या होगा, आप न्यू हायर्स की बात करोगे, यानी यहाँ पर जो भी नए लोग आपको चाहिए वो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर कवर होंगे। दिस इंक्लूड्स रिक्रूटिंग न्यू हायर्स दैट ऑलरेडी हैव द स्किल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल नीड इन द फ्यूचर। Outsourcing strategy. This includes outreaching to external individuals or organizations to complete certain tasks. अगर आपके पास इन हाउस टैलेंट नहीं है कुछ टास्क करने के लिए तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को हायर कर सकते हो जो कि आपका वो टास्क ख़त्म करके आपको दे सकते हैं, तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। Collaboration strategies. This includes collaborating with other organizations to learn from how others do things, allow employees to gain skills and knowledge not previously available in their own organization. कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो जिनके पास अपना स्किल सेट है, हो सकता है वो स्किल सेट आपके काम भी आ जाए। तो यहाँ पर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या दूसरे बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि आपके पास नया स्किल और टैलेंट या नॉलेज आपके पास आए और आपका काम हो सके। देन यू हैव द रिटेंशन स्ट्रैटेजी। इसके अंदर आप ये ध्यान देते हो कि आपने आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल सेट प्रेजेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रेजेंट है, आप उसको रिटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर आपका एम्प्लॉय टर्नओवर भी ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा लोग आएंगे अंदर और उतनी ही जल्दी चले जाएंगे, तो जहाँ पर रिजिग्नेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। सो रिटेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहा गया है, every area of the employee employer relationship in your organization deserves your attention. Embrace these key strategies to improve your organization's employee retention and to boost the employee satisfaction. अब आपको कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे फॉर द एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी इन तरीकों से आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकते हो और उनको मोटिवेट कर सकते हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करें। ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन। द जॉब ओरिएंटेशन इज़ जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ ऑनबोर्डिंग। ये सबसे स्टार्टिंग में होता है। ऑनबोर्डिंग का मतलब ये होता है दैट यू आर ऑन बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि अब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, और फिर उसके अंदर एक ओरिएंटेशन प्रोसेस होता है। सो द जॉब ओरिएंटेशन इज़ जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ ऑनबोर्डिंग विच एम्स टू डेवलप एन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस व्हेन न्यू स्टाफ मेंबर्स नॉट ओनली लर्न, यहाँ से मार्क करें, ओरिएंटेशन में क्या होता है, व्हेन न्यू स्टाफ मेंबर्स नॉट ओनली लर्न अबाउट द जॉब but also the company culture and how they can contribute and thrive, with the ongoing discussions, goals, and opportunities to address the questions and issues as they arrive. देन वी हैव द मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेन करने का तैयारी करते हो। दैट इज़ पेयरिंग अ न्यू एम्प्लॉय विद अ मेंटर इज़ अ ग्रेट फॉर रिटेंशन। अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के साथ किसी न्यू एम्प्लॉय को रखें, सो दैट द न्यू एम्प्लॉय कैन गेन नॉलेज इन and imbibe the skill set from the experienced employee, then it is a very good thing। और ये रिटेनरशिप में हेल्प करता है ताकि जो नया एम्प्लॉय है उसको अकेला ना फील हो, पहली बात, और उसको ये ना फील हो कि ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी। So new team members can learn from the experience of a senior. Then we have employee compensation, yani it is very much necessary that you pay your employees properly because everybody is working for money. Therefore, if they are not getting proper money, then retainership में problem आ सकती है. So employee compensation, the organization should offer competitive compensation packages. Competitive compensation packages which shall include salaries, bonuses, paid time off, health benefits, retirement plans, and other perks. Recognition and reward system. एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू फील अप्रिशिएटेड फॉर वॉट दे डू। तो रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज करें, अप्रिशिएट देम फॉर वॉट दे आर डूइंग।
Every person wants to feel appreciated for what they do. When they go the extra mile, they should be recognized. Some companies set up reward system that incentivize great ideas and innovation. अगर वो आपके लिए एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, if they are working really hard for your organization, you must really know how you want to compensate them or how you want to appreciate them. तो काफ़ी कंपनीज क्या होती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं इफ़ यू हैव एनी गुड आइडियाज़ और इनोवेशन. नॉर्मली इंडिया में ऐसा नहीं होता, जो कि होना बहुत ज़रूरी है. अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, लेकिन मिड लेवल और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में दे डोंट केयर इफ़ यू आर वर्किंग एक्स्ट्रा फॉर देम. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव ज़रूर दें. देन देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस. ऐसा ना हो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को पूरा टाइम ही काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनका पर्सनल लाइफ कुछ रहा नहीं, आप उनको वीकेंड्स पर भी काम दे रहे हैं. यू आर गिविंग देम वर्क for Sunday also, that they have to do their work from home. So this is not really appreciated. अगर आप ऐसा करेंगे, द एम्प्लॉय विल फील burdened and he will be compelled to leave. तो वर्क लाइफ बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है. सो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस इज essential. Companies should give a serious thought about offering telecommuting and flexible schedules to improve work life balance for their employees. तो आपको शेड्यूल में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. स्मार्ट मैनेजर्स इन्वेस्ट their वर्कर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सीक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम टू ग्रो. तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ताकि आपके एम्प्लॉयज़ ग्रो कर पाएँ. सिर्फ एक स्किल सेट के साथ ना रहे, वो बाकी स्किल्स को भी डेवलप कर पाएँ. सम कंपनीज पे फॉर द एम्प्लॉयज़ टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस और इंडस्ट्री इवेंट्स ईच ईयर और प्रोवाइड ट्यूशन रीइम्बर्समेंट और कंटिन्यूइंग एजुकेशन ट्रेनिंग. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देती है, इनफैक्ट उनकी स्टडी भी स्पॉन्सर करती है. अगर इंडिया में भी ऐसा होता है. वन ऑफ माई कज़न्स हु वाज वर्किंग एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, उसकी कंपनी ने उसका एमबीए स्पॉन्सर किया था, सो दैट ही कुड गेन द डिग्री ऑफ एमबीए फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, एंड कंपनी ने ही उसका जो है पूरा कोर्स स्पॉन्सर किया था. सो ऐसा होता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. अगर आप ऐसा करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, then they feel really motivated, and my brother is still in that company and he's at a very good position actually now. Then we have communication and feedback. Lines of communication should be kept open for ensuring employee retention. Their ideas, questions and concerns must be welcomed. आपको अपने employees को सुनना बहुत ज़रूरी है. If you are not listening to your employees, it does not create a very good impression. Then we have dealing with change. If the organization is going through a merger, layoff, or other big changes, the employees must be taken into confidence beforehand and maintain their trust. अगर आप मर्जर कर रहे हो तो आपको अपने, या डी मर्जर हो रहा है या लेआउट हो रहा है, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए. शेयर विद देम दीज काइंड ऑफ न्यूज़ कि ये मर्जर हो रहा है या कुछ हो रहा है, सो दैट दे नो बिफोर हैंड एंड दे आर नॉट रेजिस्टिव टू सच काइंड ऑफ चेंजेस. देन वी हैव फॉस्टरिंग टीम वर्क. आपको अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर एक टीम वर्क का स्पिरिट जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. यू शुड इनकलकेट दिस काइंड ऑफ हैबिट्स इन देम कि वो टीम में काम करे. किसी को भी सेट असाइड करके या अलूफ रख के काम नहीं कराना चाहिए. व्हेन द पीपल वर्क टुगेदर, दे कैन अचीव मोर देन दे वुड हैव इंडिविजुअली. मार्क कर लीजिए, वो आप पूछ सकते हैं. फॉस्टर अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन बाय क्लैरिफाइंग द टीम ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस गोल्स एंड रोल्स, एंड एनकरेजिंग एवरीवन टू कंट्रीब्यूट टू द आइडियाज एंड सॉल्यूशंस. टीम सेलिब्रेशन. सेलिब्रेट मेजर माइलस्टोन्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर द टीम. जो भी मेजर माइलस्टोन्स अचीव किए हैं उनको हमेशा सेलिब्रेट करें. Whether the team just finished that huge quarterly project under budget, or an employee brought home a new baby, seize the chance to celebrate together a shared meal or a group excursion so that everybody feels included. तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी जो है उनको सेलिब्रेट करना आना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू फिनिश्ड योर थिंग इन टाइम, और या बिफोर टाइम, अगर आपने कम बजट में भी काम कर लिया ख़त्म, और इफ़ यू हैव समथिंग बिग डेवलपमेंट इन योर पर्सनल लाइफ, गेटिंग मैरिड और यू हैव अ न्यू बेबी, सो इन टाइप की चीज़ों को भी जो है सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट द एम्प्लॉयज़ फील इंक्लूडेड एंड दे फील लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फील मोटिवेटेड टू स्टे हियर. ओके. सो टैलेंट लाइफ साइकिल अगर हमें देनी हो कि टैलेंट एक्विजिशन की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो सबसे पहले तो आपको प्लान करना पड़ता है. प्लान करने के बाद आपको अक्वायर करना पड़ता है उस नए टैलेंट को. प्लान में आपको ये करना पड़ता है कि आपको किस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. अक्वायर में आप उनको लेकर आते हो.
रिक्रूट करते हो, फिर आप उनको कंपनी के साथ एंगेज करवाते हो, मतलब यू हायर देम। फिर यहाँ पर आप उनको डेवलप करते हो, यानी उनकी स्किल सेट को डेवलप करते हो, उनको फिर प्रॉपर जॉब्स में डिप्लॉय करते हो, लगाते हो उनको प्रॉपर प्रोफाइल में। फिर उनको लीड करते हो, यानी लीडरशिप की क्वालिटी आप में होनी चाहिए। देन उनको रिटेन करने की कोशिश करते हो, मेक देम फील मोटिवेटेड, अप्रिशिएट देम, मेक देम फील इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन फिर आप उनका परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट करते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द टैलेंट लाइफ साइकिल। ये आपको याद होना चाहिए, स्टेप वाइज: प्लान, अक्वायर, एंगेज, डेवलप, डिप्लॉय, लीड, रिटेन एंड इवैल्यूएट। तो बहुत सिंपल है, पहले प्लानिंग करो, डिसाइड करो कि क्या चाहते हो, फिर उनको अक्वायर करो, ढूंढो लोगों को, अक्वायर करो लोगों को, उनको एंगेज करो, हायर करो उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उनके स्किल सेट को डेवलप करो, फिर उनको प्रॉपर जॉब प्रोफाइल दो, फिर उनको लीडर, उनके लीडर बनो कि उनको बताओ क्या करना है, लीड देम इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। फिर रिटेनरशिप की क्वालिटीज़ लाओ कि आपको उनको इंसेंटिव देने हैं, यू हैव टू रिटेन देम, यू हैव टू मेक देम फील अप्रिशिएटेड एंड इंक्लूडेड, एंड फिर उनके परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ प्रॉपर्ली काम कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपको एडिडास की केस स्टडी दी हुई है फॉर एचआर स्ट्रैटेजी। आई वांट यू टू डू दिस केस स्टडी। मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको 3 पिलर्स ऑफ एचआर रिसोर्सेज दिया हुआ है और ये कैसे इनके विजन और मिशन से मैच करता है। तो मिशन स्टेटमेंट इसका यहाँ दिया हुआ है, ग्लोबल लीडर कहा गया है, और पैशन। तो ये दो मेन वर्ड्स हैं। इनसे रिलेटेड कौन कौन से पिलर्स हैं, तो अगर अपन देखें तो पैशन से रिलेटेड फर्स्ट पिलर है, दूसरा पिलर है इसमें थर्ड, और जो सेकंड है दैट इज़ ग्लोबल लीडर। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एक्सपैंडिंग परफॉर्मेंस। तो आई वांट यू टू डू दिस, गिव इट अ थॉट कि क्या लिखा हुआ है एंड कैसे एक दूसरे से ये रिलेटेड है। डू दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी की अगर अपन बात करें तो 4 मेजर फेजेस यहाँ पर इस डायग्राम में जो है इंक्लूड हो गए। सबसे पहला ये इंसेप्शन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है आपका मोटिवेशन, एंड चौथा है आपका मेंटेनेंस। तो वही जो अपन ने टैलेंट एक्विजिशन का साइकिल देखा ना, उसी से काफ़ी रिलेटेड है। इंसेप्शन में क्या होगा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में? स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मेन वर्ड है यहाँ पर प्लानिंग। देन यू हैव सिलेक्शन, एंड देन यू हैव प्रेजेंटेशन। उसके बाद डेवलपमेंट में क्या होगा? आप उनको ट्रेन करो, उनको डेवलप करो, ऑपरेशन डेवलपमेंट करो, करियर डेवलपमेंट करो। फिर मोटिवेट करो उनको कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो, परफॉर्मेंस एवेलुएशन हो, रिवॉर्ड मिले, कॉम्पनसेशन मिले, डिसिप्लिन और काउंसलिंग हो। फिर उनको मेंटेन करो, यानी सेफ्टी और हेल्थ उनकी बनी रहे, कम्युनिकेशन प्रोग्राम ओपन हो, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रहे। ठीक है, सो दिस इज़ इन अ डायग्राम कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या आता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज़ द प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। अब अपन ह्यूमन रिसोर्स से आगे चलें और प्रोडक्शन की तरफ बढ़ें। तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अब अपन को करना है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। So there are different types of production strategies which are grouped, listed and explained under the following 3 categories. Namely, कौन सी 3 कैटेगरीज है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में? बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कंपटीशन प्रायोरिटीज एंड कंपटीशन एडवांटेज। तो अपन को इनके बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे होगा। सो अगर हम बिज़नेस लेवल पे बात करें तो उसमें आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। देयर शुड बी सम फैक्टर दैट डिफरेंशिएट्स योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सब्स्टिट्यूट्स। कॉस्ट लीडरशिप होनी चाहिए ताकि आपके हाथ में कॉस्ट कंट्रोल रहे। मार्केट सेगमेंटेशन होना चाहिए, यानी आपका मार्केट आपको पता हो, टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है, सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड मतलब देयर इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट दैट यू नो कि हाँ ये आपका टारगेट ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ एसेंशियली रिलेटेड ओनली टू मेल और मेन, तो आपको पता है कि आपका टारगेट ग्रुप मेन है, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट women एंड चिल्ड्रन। और इफ इट इज़ अबाउट चिल्ड्रन देन यू नो दैट योर टारगेट ग्रुप इज चिल्ड्रन, यू नॉट कंसेंटेड अबाउट एडल्ट्स, कंसर्न अबाउट एडल्ट्स। तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। वैसे ही अगर हम कंपटीशन में के बेसिस पर देखें तो कंपटीशन प्रायोरिटीज़, यानी ये सारे फैक्टर्स आपको कंपटीशन लीड करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। प्राइस सबसे पहले, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की, डिलीवरी आपके प्रोडक्ट की, आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, सर्विसेज कैसी हैं, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है या नहीं। और ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकती हैं, मतलब इन कंपटीशन टर्म्स ये आपको आगे लेकर आ सकती हैं। वो है एक तो फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स एंड दूसरा है लो कॉस्ट। तो अब अपन को इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को आगे पढ़ना है। तो
टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज अंडर द बिजनेस स्ट्रैटेजीज कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर एज फॉलोज। तो ये वही स्ट्रैटेजीज हैं जो ऊपर लिखी थी। अब मैंने आपको बता ही दिया डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, आपके प्रोडक्ट में क्या अलग है, कॉस्ट लीडरशिप कैसे होगी, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। तो यही स्ट्रैटेजीज को अब अपन को डिटेल में करना है। द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज लिस्टेड अबव आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो क्या डिस्कस किया गया है इनके बारे में, अपन अब इनको रीड करना स्टार्ट करें धीरे धीरे। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है आपकी, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अंडर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी द कंपनी ट्राइज टू मेक अ प्रोडक्ट डिफरेंट एंड यूनिक। मैंने कहा ही था कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग पॉइंट है फ्रॉम दैट ऑफर्ड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। Such a differentiation may be done in terms of enhanced quality, quantity, pricing, appearance, and after sales service than its rivals. Such a uniqueness and divergence in its product quality and customer service may lead to fetching higher prices by the company in the same market. अगर आपकी डिफरेंशिएशन होगा आपके प्रोडक्ट में, कुछ अच्छी बात है, क्वालिटी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, तो बट ऑब्वियसली आप जितना चार्ज करो लोग उतना पे करेंगे ही। सो आपके हाथ में कहीं ना कहीं इट इज़ इन योर फेवर अगर आप डिफरेंशिएशन अपनाते हो तो। Then we have the cost leadership strategy. Under cost leadership strategy, the company tries to diminish its cost of production by reaping the economies of the scale on a larger volume of production. तो मैंने आपको कहा ही था कि cost leadership में आपके हाथ में cost control आ जाता है कि आप अपने cost को कम कर सकते हो in a single batch. Higher the scale of production, lower will be the cost of production due to reduction in the fixed cost per unit of the production, be it raw materials, labor, advertising, sales, promotion, research and development. अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं इन द सेम टाइम फ्रेम, कोशिश करते हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। आप चाहे मशीन 18 घंटे चलाओ, चाहे मशीन 24 घंटे चलाओ, चाहे मशीन 10 घंटे चलाओ, जिस एरिया में मशीन लोकेटेड है अगर वहाँ का रेंट जा रहा है तो वो तो पूरे 24 घंटे का ही रेंट जा रहा है। अब उस 24 घंटे में अगर 10 घंटे मशीन चलती है इट इज़ इमटेरियल, पर हाँ अगर 24 घंटे मशीन चलती है और अच्छा प्रोडक्शन होता है तो 10,000 विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूस। तो 24 आवर्स में अगर मान लो आपका जो है 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, सो 10 रुपये पर यूनिट का आपका फिक्स कॉस्ट कवर हो जाता है। लेकिन अगर वही जो आपका प्रोडक्शन है वो 1000 यूनिट्स की जगह 100 यूनिट्स ही हुआ, क्योंकि मशीन सिर्फ 10 घंटे चली, तो 24 घंटे का जो रेंट है 10,000 डिवाइडेड बाय 100, दैट कम्स टू 100 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा हुआ, आपके ही हाथ में है, आप 24 घंटे मशीन चला सकते हो, आपके ही हाथ में है, आप जो है 10 घंटे मशीन चला सकते हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपके हाथ में है, आप कॉस्ट लीडरशिप अपनाना चाहते हो, डू गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन सो दैट द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड पर यूनिट जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाए। सो दैट इज कॉस्ट लीडरशिप। देन वी हैव मार्केट segmentation strategy. In market segmentation strategy, the company divides the market according to the types of customers it has टू फोकस एंड टारगेट। तो मैंने कहा ही था अगर आपका प्रोडक्ट मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो आपका जो टारगेट ग्रुप है दैट इज़ मेन, अगर चिल्ड्रन ओरिएंटेड है देन इट इज़ चिल्ड्रन, और इफ़ इट इज़ वुमन ओरिएंटेड देन इट इज़ वुमेन। सो इट सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स टू अचीव दिस गोल। इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर, मतलब जैसा कस्टमर्स को चाहिए ये वैसा ही बनाकर बेचेंगे। Therefore, market segmentation strategy is also called as the focus strategy. Very important, please mark this. Focus strategy is very important. आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं what is the market segmentation strategy known as. So it is called as focus strategy. For example, many detergent companies offer different variants of detergents with different price brackets. Then we have the price or the cost strategy. Under the price or the cost strategy, the company sells its products at a very small price. बहुत ही कम प्राइस पे बेचते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस इन नेचर एंड कंपनी इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दैट is when the customers cannot distinguish the company's product from the competitors' products. In these cases, the company will fix a low price to fetch a maximum market share.
जहाँ पर ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो, तो उन केसेस में क्या होता है, कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करने की कोशिश करती है। वो ही एक तरीका होता है एक मैक्सिमम मार्केट शेयर को रीच करने का, क्योंकि आप कोई डिफरेंशिएशन अपने प्रोडक्ट के अंदर नहीं क्रिएट कर रहे। फॉर एग्जांपल मैच स्टिक्स, तो मैच स्टिक्स के बारे में आपको पता ही है, एवरी मैच स्टिक नॉर्मली डज द सेम जॉब। तो आपको पता ही है कि आप कोई भी मैच स्टिक लोगे उससे एक ही जॉब होगा, दैट इज़ यू विल बी एबल टू लाइट अ फायर। अब वो कोई भी मैच स्टिक हो, एक्सपेंसिव हो, चीप हो, दोनों का काम तो सेम ही होगा। सो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स में जहाँ पर ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता, व्हाट हैपेंस इज यू कैन चूज़ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वहाँ पर एक ही तरीका है, प्राइस और द कॉस्ट स्ट्रैटेजी, यानी आप अपनी प्राइसेस को कम कर दो सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्केट शेयर। ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ द क्वालिटी स्ट्रैटेजी। क्वालिटी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, आपका जो प्राइम फोकस रहता है, मेन फोकस रहता है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर होता है। आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते इस स्ट्रैटेजी के अंदर। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से लग पड़ता है या जितना लग सकता है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करते हो, ताकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो रोल आउट हो और किसी भी तरीके का क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। सो क्वालिटी स्ट्रैटेजी, अंडर द क्वालिटी स्ट्रैटेजी द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स प्रीमियम गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कह रहे हैं हम, प्रीमियम गुड्स एंड सर्विसेज। The prices of such goods and services are naturally very high, such as luxury cars and bikes. However, this strategy attracts those customers who have huge incomes and therefore prefer top quality products as a status symbol and are ready to pay high prices intentionally. मतलब ये वो वाले लोग हैं जिनके लिए चीज़ें एज अ स्टेटस सिंबल होती हैं, और ये लोग इंटेंशनली जो है हाई प्राइजेस पे करने के लिए तैयार है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स देयर पर्टिकुलर स्टेटस। To gain success in the market, the company must smartly invest to make quality, innovative products that are free from any kind of defects, क्योंकि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे तो ये लोग आपके प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, भले ही कितना भी महंगा हो, बिकॉज दीज काइंड ऑफ पीपल आर रेडी टू पे हाई अमाउंट ऑफ प्राइस। देयरफॉर आपको जो इन्वेस्टमेंट है अपनी तरफ से अच्छा खासा करना चाहिए इन दोज प्रोडक्शन मशीनरीज, जिससे आपका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो मेंटेन्ड रहे। Then we have the delivery strategy. Under the delivery strategy, the company delivers its products and services to their customers as early as possible within a fixed time period. The company gives top priority to the fast delivery of the products and providing quickest accessibility of services. Speed delivery of products and fastest accessibility of services removes the problem of scarcity and unnecessary delays in the market. Delivery strategy is used as a selling tactic to fight the cutthroat competition, कि कई बार आपने देखा भी होगा डिलीवरी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है, जैसे अमेज़ॉन ने किया था जब उन्होंने सेम डे डिलीवरी का कॉन्सेप्ट निकाला था, कि आप जिस दिन ऑर्डर करोगे उसी दिन आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी। सो दैट इन ऑर्डर टू कट थ्रोट जो कंपटीशन है उसको हटाने के लिए, क्योंकि कस्टमर्स को लगेगा कि अगर हम अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर रहे हैं उसी दिन में डिलीवरी मिल रही है, वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज क्विकली एज पॉसिबल, सो लेट्स ऑर्डर ऑन अमेज़ॉन। तो उस टाइप की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको डिलीवरी स्ट्रैटेजी कहते हैं। Then what we have is the product mix or the flexibility strategy. Under this strategy, the company produces and sells a product mix. A product mix is a group of products which are sold by the same company. For example, हिंदुस्तान लीवर। तो हिंदुस्तान लीवर के बारे में आपको पता ही है, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब तो वो यूनिलीवर हो गया है, सो हिंदुस्तान लीवर के ब्रांड नेम के अंदर आता है। Here the company does not depend only on a single product for its survival and growth. It uses a product mix because it offers many advantages to the company. However, only large companies with huge production capacity can adopt this strategy. The last line important है, only large companies can adopt this strategy because जिनका production pattern काफ़ी अच्छा होता है, production rate काफ़ी high होता है, जो multiple products को manufacture कर सकते हैं properly, सिर्फ वही companies जो हैं इस strategy को अपनाते हैं ज़्यादातर। Then we have the service strategy. Under this strategy, the company uses a service to attract the customers. It uses a service to attract the customers. It gives quicker and better after sale services. It gives around the clock, that is 24-hour customer services. It may render this service directly via the company or through the network of call centers. Services required for the both consumer goods as well as industrial goods. तो अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी अप टू द मार्क है तो भी आपकी तरफ जो है वो कस्टमर्स आ सकते हैं।
देन व्हाट वी हैव इज़ द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचते हो, काफ़ी कस्टमर्स आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होकर आते हैं, क्योंकि यू आर सेलिंग एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड दे ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो उस फैक्टर के चलते इट इज़ एन इमोशनल फैक्टर वेयर यू कैन इमोशनली एक्चुअली अट्रैक्ट अ पर्सन। तो यहाँ पर आप इमोशनली जब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, दोज प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली नोन एज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही साथ अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो, तो कई बार गवर्नमेंट्स भी जो है आपको इंसेंटिव्स देने के जो है कोशिश करती है, सो दैट यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के अंदर जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। सो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अंडर eco-friendly strategy, the company produces and sells environment friendly products also called as the green products। तो ये important है, also called as the green products। For example, producing and selling lead-free petrol to reduce pollution, manufacturing mercury-free television panels, etc. are some good steps to preserve nature। This is a new type of production strategy। तो ये नई टाइप की production strategy है। So मार्क कर लीजिए, new type of production strategy। It is used to reduce pollution and protect the biosphere। Companies may also recycle certain materials like plastic, metals, and papers। The properly recycled products are later used for manufacturing the new products। And in packaging, companies use biodegradable packaging material to reduce the problem of waste disposal। Recycling reduces the continuous demand cycle of natural resources and hence somewhat minimize the exploitation of environment। The company informs the public about their environment friendly manufacturing approach through advertisements। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक मार्केटिंग एज मिल जाती है कि आप रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो लोग काफ़ी इमोशनली आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। प्लस रिसाइकलिंग आपको भी हेल्प करता है, जब आप चीपर प्रोडक्ट से जो है चीपर रॉ मटेरियल्स को रिसाइकिल भी कर सकते हो, वेस्टेज को रिसाइकिल कर सकते हो। सो इट ऑल्सो गिव्स यू अ कॉस्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर टू मैन्युफैक्चर। Then what we have, flexible response strategy। Flexible response strategy is said to be used when a company makes the required changes in its production plans in accordance with the emerging changes in the market। Here the focus is given to the speed and reliability। यानी कितनी जल्दी जो है आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, दैट इज द कंपनी मस्ट मेक स्विफ्ट चेंजेस। मैंने कहा ना कितनी जल्दी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। सो स्विफ्ट चेंजेस एज पर द इमर्जिंग changes in the market demand। It must also give a regular supply of goods to its customers। There must not be any shortage of goods in the market। To achieve this, the company must follow the strict production schedule। Then what we have is a low cost strategy। Under low cost strategy, the company fights the massive market competition by selling its products at a very low prices। इसका एक टर्म अपन ने कंपटीशन एक्ट में भी किया था, दैट इज नोन एज द प्रेडेटरी प्राइसिंग, जहाँ पर आप बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेचने चले जाते हो। साइमल्टेनियसली इट में ऑल्सो मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप भले ही बहुत लो प्राइजेस पे सेल कर रहे हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आप क्वालिटी भी मेंटेन करके चल रहे हो। A company can only sell its goods at minimum prices if it maintains a low cost of production and distribution। This can be done by producing and distributing goods on a large scale। That is, the company must take advantage of the economies of large scale production। तो large scale companies के पास इसका benefit जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी ख़त्म होती है। इसके बाद जो आखिरी स्ट्रैटेजी आपकी बचती है, दैट इज़ द लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी। लॉजिस्टिक्स जब अपन कहते हैं तो नॉर्मली दिमाग में आता है इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। लेकिन यहाँ पे आप जब लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इस स्ट्रैटेजी के अंदर कवर होता है। यानी प्रोडक्शन होने के बाद अब गुड्स का क्या होना है, वो सारा का सारा लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। इनफैक्ट प्रोडक्शन के बाद ही नहीं, प्रोडक्शन से पहले रॉ मटेरियल कहाँ पे स्टोर होना है, कहाँ से आना है, कैसे ट्रांसपोर्ट होना है, ये सब लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी के अंदर इंक्लूडेड है। तो अब अपन को लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ना है। सो लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी इज डिफाइन एज, मार्क करिए, द सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ड्राइविंग फोर्सेस एंड ingrained attitudes that help in coordinating the goals, plans and policies between the partners across a given supply chain। Logistics is not confined to tactical decisions about transportation and warehousing। Longer term decisions are needed to put in place the capabilities that ensure that logistics plays a full role in supporting a company's products in the marketplace। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स का जो अब रोल है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग तक ही नहीं है, बल्कि इसके बियॉन्ड भी है। हमें ये सारी कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है ताकि हम अपने लॉजिस्टिक प्लान को जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जब वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा, तभी वो हमारे पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ आके इंटीग्रेट होगा।
When a company creates a logistics strategy, it is defining the service levels at which its logistics organization is at its most cost effective. Because supply chains are constantly changing and evolving, a company may develop a number of logistics strategies for specific product lines, specific countries और specific customers. तो circumstantial way में जो logistic प्लान्स हैं वो चेंज हो सकते हैं. तो अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो इसमें वही है कि एक स्ट्रैटेजिक लेवल है जो सबसे ऊपर है, फिर स्ट्रक्चरल लेवल है, फिर फंक्शनल लेवल है और फिर आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन लेवल. तो स्ट्रैटेजिक लेवल पे आपकी कस्टमर सर्विसेज सबसे ऊपर आ जाती हैं क्योंकि कस्टमर सर्विसेज ही आपका फ्रेमवर्क डिसाइड करेंगी जिनके बेसिस पर आगे की चीज़ें जो हैं डिसाइड होगी. स्ट्रैटेजिक लेवल पर इट इज़ द चैनल डिज़ाइन एंड द नेटवर्क स्ट्रैटेजी. स्ट्रक्चरल लेवल पर इट इज़ वेयर हाउसिंग सॉरी स्ट्रक्चरल लेवल पर इट इज़ चैनल डिज़ाइन एंड नेटवर्क स्ट्रैटेजी. स्ट्रक्चरल के बाद फंक्शनल लेवल पर इट इज़ वेयर हाउसिंग ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट. और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज़, फैसिलिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज मैनेजमेंट. तो काफ़ी इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन अपन को पढ़ना तो है ही. सो स्ट्रैटेजिक लेवल में क्या आएगा? Strategic level में by examining the company's objectives and strategic supply chain decisions, the logistics strategy should review how the logistics organization contributes to those high level objectives. The top level is the strategic level that defines the customer service strategy. तो customer service strategy यहाँ पर आपका सबसे top level पर आता है. Customer service strategy is the driving force behind the design and operations of a company's logistics supply chain. मार्क करिए इस लाइन को कि कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी ही है जो कि आपके कंपनी के लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के पीछे काम करती है, क्योंकि कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी का लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो है वो डिज़ाइन होता है. द की इनपुट्स दैट गो इनटू डिफाइनिंग अ कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी आर द कंपनीज प्रोडक्ट्स, इट्स मार्केट्स एंड इट्स कस्टमर सर्विस गोल्स. Structural and functional levels पे क्या आएगा? In any strategic planning exercise, there is an interplay between the strategy and functional operations. In our logistics strategy framework, functional layer provides the important inputs to finalize the structural layer. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, structural layer जो है इसके नीचे फंक्शनल लेयर आती है और ये फंक्शनल लेयर के बेसिस पर ही जो है स्ट्रक्चरल लेयर तैयार होती है. सो बेसिकली फंक्शनल लेवल के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स दिए जाते हैं जिसके बेसिस पर स्ट्रक्चरल लेयर बनती है. फंक्शनल लेयर में दो चीज़ें हैं, दैट इज़ द channel design and network design. Channel design that pertains to the activities and functions that need to be carried out to achieve customer service goal. मतलब कौन कौन से आपको फंक्शंस और एक्टिविटीज़ करनी है. एंड नेटवर्क स्ट्रैटेजी इज द लोकेशन एंड मिशन ऑफ द फैसिलिटीज़, यानी कहाँ पर इनको लोकेट करना है, ये आपका नेटवर्क स्ट्रैटेजी के अंदर आएगा. तो चैनल डिज़ाइन डिटरमाइंस कि आपको क्या करना है एंड नेटवर्क डिज़ाइंस डिटरमाइन की कहाँ करना है. ठीक है. And strategies for using these facilities to achieve the customer service strategy. तो अपन ने देखा कि स्ट्रक्चरल लेवल पर आपके आते हैं चैनल डिज़ाइन एंड नेटवर्क स्ट्रैटेजी. अब अपन आगे चलें, इसके बाद क्या लिखा हुआ है. The process of designing the structural element of the strategy is integrated with the functional element of the strategy as well. Warehousing operations, transport management, and material management decisions are inputs to the detailed structural strategy. तो फंक्शनल लेवल का जो आउटपुट होता है वो स्ट्रक्चरल लेवल का इनपुट माना जाता है. इम्प्लीमेंटेशन इन दिस फेज पीपल, बिजनेस प्रोसेसेस एंड आईटी ऑल कम टुगेदर टू सपोर्ट एंड एग्जीक्यूट द लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी. Implementation is one of the most important and challenging aspects of your logistic strategy. इसको mark करिए that implementation phase is one of the most important and challenging aspect of the logistic strategy. An example of one function of is the logistic strategy plan. तो लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं. ये अभी अपन नीचे जो है इसको कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी प्लान के वो अब अपन को करने हैं. सो द लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी प्लान इज देन डेवलप्ड विद 8 एलिमेंट्स. 8 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो अपन को कवर करने हैं.
सो सबसे पहला एलिमेंट है इसका कस्टमर सर्विस पॉलिसी, द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सर्विस फॉर द कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट ग्रुप और मार्केट सेगमेंट कंसिडरिंग द ऑर्डर फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट्स, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी एंड द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। सो कस्टमर सर्विस के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं। कस्टमर सर्विस पॉलिसी इन्फॉर्म्स द नोड्स एंड लिंक्स ऑफ द सप्लाई नेटवर्क। इसके नीचे ही आपके सप्लाई नेटवर्क के लिंक्स आते हैं। सप्लाई नेटवर्क नोड्स एंड सप्लाई नेटवर्क लिंक्स। तो नेक्स्ट जो है अपना इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी है, विच इज़ द सप्लाई नेटवर्क नोड। सो इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री आपकी कहाँ पर लोकेटेड है। वेदर टू डिफरेंशिएट फैसिलिटीज़ बाय फास्ट एंड स्लो मूविंग स्टॉक, यानी क्या आप उनको फास्ट और स्लो मूविंग स्टॉक में डिवाइड करना चाहते हो, लोकेशन वाइज डिवाइड करना चाहते हो, या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या लेआउट वाइज डिवाइड करना चाहते हो, कंपनी ओन्ड या कॉन्ट्रैक्टेड डिटेल्स या फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली आप इसको जो है रखना चाहते हो। तो ये बेसिकली आपकी इन्वेंट्री लोकेशन की पॉलिसी है कि कहाँ पर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो। Then we have this the inventory policy, form and function of inventory by location, the appropriate amount of stock to hold for various groups of inventory, planning structure that links outbound and inbound materials। तो यहाँ पर इन्वेंट्री पॉलिसी के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ता है कितना स्टॉक कहाँ पर जो है मेंटेन करना है, मतलब कितना रिक्वायरमेंट होगा किस जगह पर। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उतना उतना स्टॉक जो है हर जगह मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये आपका इन्वेंट्री पॉलिसी के अंदर आता है। सिमिलरली जो इनपुट्स हैं यानी जो रॉ मटेरियल है वो कितना आया यानी इनबाउंड कितना है, और कितना बाहर जाएगा यानी आउटबाउंड कितना है, वो भी आपको इन्वेंट्री पॉलिसी के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। Then what we have is the cost plan. Cost plan is the trade-off analysis between the cost and service level requirement, that is the cost of logistic operations. Cost plan के अंदर आपका सारा costing decide होता है। Next what we have is the transportation and distribution, जिसको अपन सप्लाई नेटवर्क लिंक्स पॉलिसी भी कहते हैं। Affected by whether the enterprise imports or exports and the size and structure of conurbations being served. This incorporates transport modes, delivery pattern and storage location considerations based on the time taken for the deliveries. तो ये वाला जो supply network links policy है, that is the transport and distribution, this is basically related to deliveries, कि कहाँ पर कितनी deliveries करनी है, कितने time में करनी है, कौन सी locations है, तो ये सब उस हिसाब से होता है। Then we have IT and communications capability, technologies including software that will be internally developed by planning and scheduling applications from single supplier or to obtain the best of the breed applications। तो IT and communication capability में, क्योंकि logistic system को maintain करने के लिए आपको IT और communication system की ज़रूरत है, तो कैसा आईटी सिस्टम यूज़ करना है, क्या हमें इसे इन हाउस डिज़ाइन करना है, मतलब कंपनी के अंदर ही डिज़ाइन करवाना है, या फिर कंपनी के बाहर से कहीं रेडीमेड ख़रीदना है, तो वो सारा का सारा आपका आईटी और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी के अंदर आता है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो इस हेड में कवर होते हैं। देन वी हैव लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन और फ्लो बेस्ड allocation of responsibilities, managed or self managed teams। Then we have logistic targets and metrics। तो लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आपका बस लॉजिस्टिक्स टीम का जो फ्लो है, कैसा है, कहाँ किसको कहाँ मैनेज किया है, कहाँ अलॉट किया है, क्या एलोकेशंस हुए हैं, वो इसके अंदर आता है। देन वी हैव लॉजिस्टिक टारगेट्स एंड मेट्रिक्स, जिसके अंदर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स को देखा जाता है। बेसिकली ये इवैल्यूएशन स्टेप है जहाँ पे आप इवैल्यूएट करते हो परफॉर्मेंस को, ऑपरेशंस इंप्रूवमेंट्स एंड प्रोसेसेस एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर ये आपको नहीं भी याद हो तो भी ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वैसे है नहीं। इसकी हेडिंग्स आप याद कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। सो वॉट we have done with now is we have reached the end of the third chapter. So I want you to complete all the three chapters, that is 1 2 and 3 together, और properly इसको complete करें, फिर अपन आगे जो है फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। कोई भी डाउट्स हो अगर आपको तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ लीजिएगा। आई एम देयर टू हेल्प यू, happy to help you, so please ask if you have any kind of doubts। Okay, and I'll see you in the next video। Bye bye, take care।